बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिक्स्ड एसेट्स के हवाले से। ठीक है कि फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग क्या है और डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है, और डेप्रिसिएशन जो है ये फिक्स्ड एसेट्स के साथ में जो है क्यों रिलेट की जा रही है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जो है इसके अंदर जो है हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स जो है वो होता क्या है। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स को के ग्रुपिंग जो है हम किस तरीके से करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है, और फिर इसके अलावा हाउ डज डेप्रिसिएशन डिफरेंशिएट फ्रॉम अमोर्टाइजेशन। ठीक है कि डेप्रिसिएशन को हम जो है अमोर्टाइजेशन से किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे उसका हम फ़र्क जो है वो निकालते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है कि डेप्रिसिएशन में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इनकी जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसकी फिर पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, इसके ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टिपिकली हैज़ अ फिजिकल फॉर्म। ठीक है, ये क्या चीज़ है कि नॉर्मली जो है ये एक फिजिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड इज रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एज PP&E, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है कि बैलेंस शीट के अंदर हम जो है इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जो हेड होता है वहाँ पर हम इसको शो करवाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है कि ये एक तो फिजिकल फॉर्म में होता है, दूसरा इसको हम बैलेंस शीट में शो करवाते हैं। कंपनीज परचेज फिक्स्ड एसेट्स फॉर एनी नंबर ऑफ रीजंस। इसकी बेशुमार जो है वजूहात होती हैं इसको परचेज करने के हवाले से। द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है कि चीज़ें जो है बनाने के हवाले से भी इसको जो है वो ख़रीदा जाता है। फिर इसके अलावा जो है सप्लाई करने के हवाले से या सर्विसेज देने के हवाले से ख़रीदा जाता है। फिर इसके अलावा रेंटल टू थर्ड पार्टी यूज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है कि रेंट के ऊपर किसी को देने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज विच आर। ठीक है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये एक लंबी लाइफ रखते हैं, ऑफ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, टू बी यूज्ड इन द बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू, कि बिजनेस के अंदर हम इससे जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उस पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नॉट बॉट विद द मेन पर्पज़ ऑफ रीसेल, इसको हम रीसेलिंग पर्पज़ के लिए जो है वो परचेज नहीं करते। यानी कि हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने इसको ख़रीद कर बेचना है। अगर हमारा मकसद ऐसा हो कि हमारा कोई कारोबार ऐसा हो कि जिसके अंदर हम कोई फिक्स्ड एसेट नेचर रखने वाला जो है आइटम ख़रीद कर हम बेचते हों, तो वो चीज़ जो है फिर वो फिक्स्ड एसेट नहीं कहलाती बल्कि वो इन्वेंट्री कहलाती है। ठीक है, दूसरे फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड डेप्रिशिएटेबल एसेट। ठीक है, इसको हम डेप्रिशिएटेबल एसेट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी ग्रुपिंग किस तरीके से करती हैं, इसको हम मुख्तलिफ इसके ग्रुप्स के अंदर जो है वो बनाते हैं। जैसे लैंड के हवाले से भी है, लैंड जो है ये भी एक फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके अंदर हम इसको शुमार करते हैं, यानी कि ज़मीन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं होती तो इसको हम इमूवेबल लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग, फिर इसी तरीके से प्लांट, फिर इसी तरीके से फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल। ठीक है, तो ये तमाम जो हैं ये फिक्स्ड एसेट्स के हवाले से शुमार किए जाते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा इसको फर्दर आगे
जो है वो डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है? डेप्रिसिएशन मीन टूट फूट जो हो जाती है, ठीक है। किसी भी एसेट की जो एक वैल्यू में, उसकी वर्थ में, या उसकी फिजिकल कंडीशन जो ख़राब होती है और उसकी वजह से उसकी वर्थ में जो कमी आती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी एसेट की वैल्यू जो है वो उसमें जो है वो हमेशा कमी ही आए। बहुत सारे एसेट्स हैं, जैसे आप लैंड को आप ले लें, ज़मीन जो है उसकी वैल्यू में कमी नहीं आती। अक्सर आपने मेजॉरिटी अगर आपने देखा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कहीं ना कहीं बढ़ ही रही होती है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको हम एप्रिसिएशन के हवाले से बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें डेप्रिसिएशन के हवाले से और जैसे बिल्डिंग है उसमें भी टूट फूट होती है, तो इसी तरीके से फर्नीचर ले लें, मशीनरी ले लें, कोई भी चीज़ है, कोई भी इस तरह का जो एसेट है उसमें जो टूट फूट होती है और उसकी जो एक वैल्यू है उसमें कमी आ जाती है उसकी वजह से, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम जरा थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं जी, कि द टर्म डेप्रिसिएशन रेफर्स टू एन अकाउंटिंग मेथड, ठीक है। ये रेफर करती है अकाउंटिंग मेथड को कि जिसके अंदर यूज टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल और फिजिकल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। फर्ज करें एक एसेट है, उसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपए, तो उसको हम एलोकेट करते हैं, उस 1,00,000 को हम एलोकेट कर देते हैं उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर। एक मशीनरी है, उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल है, यानी कि वो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो 10 साल तक चलेगी, तो हम 1,00,000 को 10 के ऊपर 10 ईयर्स के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 10,000 उसकी हर साल वर्थ में कमी हो जाती है, इसकी वैल्यू में कमी होती है। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स हाउ मच ऑफ एन एसेट्स वैल्यू हैज़ बीन यूज्ड। डेप्रिसिएशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि उसकी आपने कितनी वैल्यू हर साल इस्तेमाल की है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या करते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पीछे बनाते हैं उसके अंदर हम किसी भी फिक्स एसेट्स की एक जो वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे चार्ज करते हैं, ठीक है। जो उसमें जो एक नुकसान हमें जो होता है हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे चार्ज करते हैं। फिक्स एसेट्स आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि ये एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू चार्ज अ फिक्स एसेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस को। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है फिक्स एसेट्स को चार्ज करेंगे। फॉर दिस पर्पज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इज डिटरमाइंड। फिर हम क्या करते हैं कि इस पर्पज के लिए एक एसेट की हम एस्टिमेटेड लाइफ डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये सपोज जो है ये मशीनरी 10 सालों तक चलेगी, 20 सालों तक चलेगी, या एक बिल्डिंग है उसकी एक लाइफ जो है वो 50 ईयर है या 20 ईयर है, तो उसकी हम एक लाइफ जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। देन टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि फिर हम क्या करते हैं कि उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो होती है उसको हम टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जिससे फिर क्या होता है कि वो उसकी उतनी वैल्यू, द वैल्यू सो एस्टिमेटेड डिटरमाइंड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि जितने ईयर्स के ऊपर उसकी लाइफ जो होती है उतने ईयर के ऊपर हम वो कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं, और जितना उसमें डिवीजन हर एक के हिस्से में हर ईयर में चार्ज होगी वो हमारे पास एक वर्थ निकल आती है, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर देते हैं, ठीक है। द सेम अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन द फाइनेंशियल ईयर।
इन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ठीक है। तो यही जो अमाउंट होती है ये हम फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है डेप्रिसिएशन के जो एक फिक्स्ड एसेट जो हमारा होता है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। द नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू, कि जो फिर एक एसेट में से जितने साल, 1 साल की 2 साल की जो डेप्रिसिएशन की हमने वैल्यू माइनस की होती है वो उस जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। द रिटन डाउन वैल्यू में से ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के अंदर से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप जो माइनस करते हैं वो जो चीज़ होती है वो आपका रिटन डाउन वैल्यू निकल आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाउ डज डेप्रिसिएशन डिफर फ्रॉम अमोर्टाइजेशन। तो इसके हवाले से एक चीज़ आप जहन में रख लें कि डेप्रिसिएशन जो होती है, जो आइटम जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, ऐसे एसेट्स, ऐसे फिक्स एसेट्स जो फिजिकल फॉर्म के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है, उनकी जो वैल्यू में उनकी जो टूट फूट होती है उस चीज़ को हम जो है डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। प्रॉपर्टी ले लें, इसके अंदर बिल्डिंग वगैरह या इसके अंदर आपकी कोई भी आपका जो फिक्स एसेट है, जैसे आपकी मशीनरी, फर्नीचर या व्हीकल वगैरह, तमाम जो हैं वो उसके अंदर जो फिजिकल फॉर्म में आपको नज़र आते हैं, छू सकते हैं, और उसके अंदर को कमी आती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। अमोर्टाइजेशन क्या चीज़ होती है? अमोर्टाइजेशन ऐसे एसेट जो टेंजिबल फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, इनटेंजिबल फॉर्म में होते हैं, यानी कि जिसमें आप जिसको देख नहीं सकते, जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, जिसको आप जस्ट महसूस करते हैं, ठीक है, उनकी वर्थ में जो एक कमी आती है उसको हम कहते हैं कि ये अमोर्टाइजेशन है। जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है आपकी ना, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट राइट्स या इस तरह के जो भी होते हैं, या लोन इंटरेस्ट ओवर द टाइम पीरियड हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो उस चीज़ को जो है हम अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें रेज होता है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब ये डेप्रिसिएशन होती है कि जो आपकी जो है आपके लिए एक खर्चा होती है, एक नुकसान हम इसको शुमार करते हैं, यानी कि जो एक फिक्स एसेट्स के अंदर जो है आपकी एक वर्थ जो उसकी एक एसेट की होती है उसमें जो कमी वाक़या होती है उसको हम जो है वो डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? ये एक जस्ट एक समझ लें कि हम लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपने जो अकाउंट्स हमारे होते हैं उनके अंदर एक लायबिलिटी हम बैलेंस शीट के अंदर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लायबिलिटी क्या चीज़ होती है? मसलन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि एक जो हमारा जो एसेट है उसकी वर्थ जो है, सॉरी, उसकी जो यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर है, तो हम 10 ईयर्स के अगेंस्ट में एक जो है प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, और उस प्रोविजन को हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं, उसके अगेंस्ट में हम अमाउंट जो है वो इकट्ठी करते रहते हैं, ठीक है। उस अमाउंट को हम एक्यूमुलेट, यानी एक्यूमुलेट मीन क्या होता है? इकट्ठा करना। तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को एक जगह पे उसकी अमाउंट को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उससे हम उस अमाउंट के अगेंस्ट में हम नया एसेट जो है वो परचेज कर सकें, और उस अमाउंट को ही हम एज ए डेप्रिसिएशन जो है वो उसके एसेट्स में से हम जो है माइनस भी कर लेते हैं। तो इसको हम ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे ये तो मैंने आपसे सादा लफ्ज़ों में बयान किया, अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा इसको यहाँ से समझते हैं कि क्या कहते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइज इन द फैक्ट दैट वन अपीयर एज एन एक्सपेंस, वही जो बात मैंने आपसे की कि वो एक्सपेंस के तौर पर इसमें इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाता है, while the other is a contra assets reported on the balance sheet, ठीक है, कि कॉन्ट्रा एसेट्स मीन यानी कि लायबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ठीक है। यूजफुल लाइफ जो मैंने अभी आपसे बताया था, डिस्कस किया था कि यूजफुल लाइफ क्या चीज़ है? इकोनॉमिक लाइफ इज द टाइम पीरियड
फॉर मशीन इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट, यानी कि जिसके बारे में हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो मशीन है इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट सपोज 10 ईयर और 20 ईयर की, यानी कि हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 20 साल तक चलेगी, 10 सालों तक चलेगी, 5 साल चलेगी, या सपोज 2 साल चलेगी। It is the life for which a machine is estimated to provide more benefit than the cost to run it। ठीक है, ये हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो है जो लाइफ जो है वो उसकी डिटरमाइन कर लेते हैं, और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा हो रहा है बजाय कि उसके नुकसान के। तो जिस जगह पे हमें नुकसान होना शुरू हो जाए तो हम यूँ समझते हैं कि वो हमारे लिए अब मशीन जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि वो एक लॉस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो हम उसको फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव करने के लिए हम उसको सेल आउट करते हैं, ऑप्शन करते हैं, या जो भी करते हैं, तो उसके लिए हम कोई और बेनिफिशियल वे तलाश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ज़रा थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज जो है, जर्नल एंट्रीज हम की किस तरीके से पास करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा, पीछे हमने पढ़ा है कि जब भी कभी कोई एसेट परचेज किया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं कि डेबिट करते हैं। उस एसेट को, रिलेवेंट एसेट को हम डेबिट कर लेते हैं, और उसके बदले में अगर आपने कैश दिया है तो कैश को क्रेडिट कर लेते हैं, अगर बैंक के ज़रिए से पेमेंट हुई है तो बैंक को क्रेडिट करते हैं, और अगर आपने उधार जो है वो परचेज किया है तो अकाउंट पेएबल को आप क्रेडिट करते हैं। ठीक है, दूसरी जो उसकी एंट्री होती है, अगर आप जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं एज ए एक्सपेंस के तौर पर, और वो जो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो लायबिलिटी के तौर पर हम जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट एक और मेथड भी यूज़ किया जाता है, वो ये होता है कि यहाँ पर जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रिएट नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट हम जो है फिक्स एसेट्स को ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर अगर यहाँ पर ऐसी सूरत हाल हो कि अगर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं क्रिएट करना, तो फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और वो वाला जो फिक्स्ड एसेट है जिसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जा रही है, उस फिक्स्ड एसेट्स को आप यहाँ पर जो है क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उस फिक्स्ड एसेट्स को आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। दूसरे नंबर पर आपकी यहाँ पर आ जाती है थर्ड एंट्री, इसके अंदर क्या कौन सी आती है कि जब आपका एसेट जो है वो अपनी यूज़फुल लाइफ गुजार चुका होता है, तो फिर हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से ख़त्म करते हैं या बेचते हैं जब हम एसेट को, या उसके हवाले से कोई और वे निकालते हैं, तो उस टाइम पे हम उसकी क्या एंट्री पास करते हैं कि हम एक फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो क्या हम करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं, फिक्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और वो जो फिक्स एसेट जिसको हमने अपनी बुक्स में से ख़त्म करना है, उस फिक्स एसेट की कॉस्ट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, यानी कि वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से डिक्रीज हो जाएगा, या हम यूँ अज्यूम करेंगे कि वो कारोबार से चला गया है। ठीक है, अब उसके बदले में जो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर जो इस जगह पर जो एक अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था, ये भी लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर लायबिलिटी थी, अब ये लायबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और वही इसकी जो लायबिलिटी है वो हम इसके बदले में यहाँ पे जो इस जगह पे हम जो डिस्पोजल अकाउंट जो क्रिएट कर रहे हैं, उतना हमारा वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा उसके अगेंस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो उसमें ट्रांजैक्शन होगी कि जो फिक्स्ड एसेट जो डिस्पोज आउट है, जब हम उस एसेट को बेचेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिलेवेंट एसेट जिसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, जब हम उसको बेच देंगे कारोबार से, जितनी भी वैल्यू उससे हमें रिकवर होगी, तो उतनी वैल्यू का कैश, बैंक या रिसीवेबल उसको हम डेबिट कर देंगे, और उस अकाउंट को यहाँ पर डिस्पोज आउट कर देंगे। ठीक है,
तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है, जस्ट आपने इनको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अपने डेबिट और क्रेडिट के अगर आपने रूल्स अगर आपने नहीं अभी भी आपको आते, तो आप जो प्रीवियस लेक्चर जो हैं उनके अंदर से डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इसमें फर्दर जो हम इस टॉपिक को एक्सपेंड करते हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। उसके हवाले से हम दो हेड्स ऑफ अकाउंट जो है वो खोलते हैं। ये मैंने अभी भी डिस्कस किया कि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट इसमें खोलते हैं, दूसरा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज़ आप देखेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज चार्ज टू। अब इसमें तीन तरह से हम इसको चार्ज करते हैं। या तो हम सारी की सारी जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर देते हैं, या फिर उसमें हम ये करते हैं कि वो जिस डिपार्टमेंट से मुतलका एसेट होता है, हम उस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस जो एक हेड हमारा होता है उसको हम चार्ज कर देते हैं। सपोज अगर वो फैक्ट्री से मुतलका हो तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर देंगे। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से मुतलका जो है वो हमारा एसेट था तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस उसको बना देंगे। अगर वो सेलिंग डिपार्टमेंट का हमारा एक्सपेंस है तो हम उसको सेलिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है, सेलिंग डिपार्टमेंट से मुतलका अगर हमारा वो एसेट है तो हम सेलिंग एक्सपेंस के हेड के अंदर उसको डेप्रिसिएशन को लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मेथड क्या है कैलकुलेशन के। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं जी वो हम यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बेशुमार मेथड्स हैं। एक दो मेथड तो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, या इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर है आपका रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, या हम इसको डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड भी बोल देते हैं, या इसी मेथड को हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी बेशुमार जो हैं वो मेथड होते हैं, जैसे जो है वो डबल डिक्लाइनिंग मेथड भी मिलता है, ठीक है, या इसके अलावा जो फंड्स के हवाले से क्रिएट करने के हवाले से मिलता है, फिर और बेशुमार मेथड्स हैं। तो यहाँ पर हम जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले जो मेथड हैं जो कारोबार के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे जो पहला मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। अंडर दिस मेथड अ फिक्स्ड अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय अ फार्मूला, ठीक है। इसके अंदर हम एक फार्मूले की मदद से एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। द फिक्स्ड अमाउंट इज चार्ज एवरी ईयर, और वही फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हर साल चार्ज की जाएगी रिस्पेक्टिव ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है, के बजाय कि उसकी रिटन डाउन वैल्यू को जो है वो खातर में लाए हुए, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है जी? फार्मूला डेप्रिसिएशन को निकालने के हवाले से क्या है, कॉस्ट, इसमें से माइनस करेंगे हम रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अच्छा, अब हमने कॉस्ट को भी डिस्कस कर लिया, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ को भी डिस्कस कर लिया। अब हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं ये रेजिडुअल वैल्यू क्या चीज़ है। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या चीज़ होती है? इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, कि ये जो अपनी यूजफुल लाइफ गुजारने के बाद जो एक एसेट की वैल्यू जो बच जाती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। अंडर दिस मेथड एट द एक्सपायरी ऑफ द एसेट्स यूजफुल लाइफ इट्स रिटन डाउन वैल्यू विल बिकम जीरो, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, कि ये जो हमारा जो एक स्ट्रेट लाइन मेथड है इसके अंदर जो है हम ये अज्यूम करते हैं कि जब हम इसकी यूज़फुल लाइफ जब एक एसेट गुजार चुका होता है तो उसके बाद जो है इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अब इसकी हम ज़रा थोड़ा सा आगे, जैसे यहाँ पर एक कॉस्ट ऑफ एसेट जो है, एसेट की वैल्यू है 1,00,000, उसके 5 सालों में डिवाइड करेंगे तो वो 20,000 रुपये चार्ज होगा। तो यानी कि यूँ आप समझ लें कि 5 सालों बाद आपका एसेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा जब हम उसमें से 20,000 रुपये माइनस करेंगे। ये इसकी यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया, ठीक है।
जैसे ये देखें हर साल आपका 20,000 रुपये चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो जब इसको 5 सालों पे डिवाइड किया तो एंड के ऊपर आपका यहाँ पर 0 बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड जो है ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। उसके अंदर पिछले वाले के अंदर हम एक वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं और वही वैल्यू सेम वैल्यू जो होती है वो उसके अंदर से जो हमारी कॉस्ट वैल्यू होती है उसके अंदर से रिमेनिंग वैल्यू में से हम माइनस करते रहते हैं, ठीक है। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड के अंदर हम एक परसेंटेज डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक परसेंटेज हम निकाल लेते हैं और उस परसेंटेज के ऊपर जो है हम जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाती है, जो रिड्यूसिंग जो वैल्यू बच जाती है उस या रिटन डाउन वैल्यू जो बच जाती है उसमें से हम उसको माइनस करते रहते हैं। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। जो बच जाती अमाउंट, यानी कि जैसे यहाँ पर 1 लाख का एसेट था, ठीक है। उस 1 लाख के ऊपर हमने 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, पीछे हमारी बच गई 80,000 रुपये रिमेनिंग बैलेंस बच गया। इसको हम कहेंगे रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू। अब इस 80,000 रुपये के ऊपर रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर आपने अगले साल 20% आपने चार्ज करना है। तो वो फिर जो है उसकी डेप्रिसिएशन 20% अगर हम इस वैल्यू के ऊपर लेंगे तो वो 16,000 रुपये, यानी कि पहले वाली जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है एक्सपेंस है उससे ये हमेशा कम इसमें निकलेगी, ठीक है। फिर जब रिमेनिंग जो बैलेंस इसमें भी बचा 64,000, इसी तरीके से सेम अगले साल इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेंगे। फिर उसमें से जो है जो रिड्यूसिंग बैलेंस बचेगा उसके ऊपर सेम इसी तरीके से यही पैटर्न हम दोहराते जाएंगे और जो रिटन डाउन वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाएंगे। इन द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, ठीक है। पहले साल में हम जो एसेट की एक कॉस्ट वैल्यू है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। Afterward, written down value is calculated by deducting accumulated depreciation from the cost of the asset, that asset, ठीक है। कि हम उस कॉस्ट में से accumulated depreciation को माइनस करते जाएंगे और जो depreciation चार्ज होगी उस वैल्यू के ऊपर चार्ज होगी। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, जैसे अभी कि 1 लाख में से 20,000 रुपये माइनस कर दिया, पीछे बच गया 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये के ऊपर हमने यहाँ पर जो है फिर दोबारा 20,000 को ले लिया, फिर उसके ऊपर जो आपकी जो बच गया फिगर जो है वो उसके ऊपर हमने यहाँ पे चार्ज कर लिया। तो सेम यही एक प्रोसेस हम दोहराते जाएंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड के अंदर अगर हमें वैल्यूज़ हमारे पास हों तो हमने अगर उसका रेट डिफाइन करना हो तो उसका रेट डिफाइन करने का ये एक फार्मूला है जिसके अंदर 1 माइनस n अंडर रूट के अंदर है RV मीन रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है ना। RV मीन रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय C मीन कॉस्ट, ठीक है। तो n से मुराद लाइफ ऑफ द एसेट्स यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल थी कि कॉस्ट है एसेट की 1 लाख, 20,000 रुपये उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, 3 साल पे उसकी लाइफ है। तो हमने ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास 42% जो है वो एक परसेंटेज निकल आती है कि जो हमने हर साल 42% जो है अपनी एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करना है, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है। जैसे 1 लाख इसकी कॉस्ट वैल्यू थी, इसका 42% ले लिया तो 42,000 रुपये हमारे पास आ गया। रिमेनिंग वैल्यू 58,000 बची। इसके ऊपर जो है आपने फिर दोबारा 42% लिया तो ये आपके पास इस साल की डेप्रिसिएशन निकली। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास ये बच गई 33,640। इसके बाद फिर आपने 42% इसका लिया और रिमेनिंग डेप्रिसिएशन जो आपके पास निकली वो निकली 14,128।
तो अब आपके पास जो रिटन डाउन एक जो आपके पास वैल्यू बची है वो समझ लें 19,511 रुपीज़ बचे हैं। अब आप इसको बेच भी सकते हैं इस एसेट्स को, और अगर आपने इसको फर्दर आगे चलाना है तो इसी वैल्यू के ऊपर जो है हम आगे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है डेप्रिसिएशन की जो है इसके रजिस्टर के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें नोट करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन से कंटेंट्स कौन से होते हैं, तो इसमें सबसे पहले डिफरेंट रिकॉर्ड्स फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स के हर यानी कि उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म का जो रिकॉर्ड होता है वो हमने इसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद किस डेट को परचेज किया, फिर डिटेल पर्टिकुलर्स ऑफ द एसेट्स, उसकी मुकम्मल तफसील लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप जो है लोकेशन ऑफ द एसेट जो है वो आप अपने एसेट्स की लोकेशन जो है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन, जितनी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो आपने इसके अंदर मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो है एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे वो है पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये पॉलिसी क्या चीज़ है, देखिए स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान में बिठा लें कि पॉलिसी मीन ये है कि कंपनी का डिसीजन क्या है, मसलन वो कौन सा मेथड वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, और उस मेथड को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसके हवाले से जो हमारे जो दो पॉलिसी जो हैं वो नॉर्मली अडॉप्ट की जाती हैं। ठीक है, एक तो है डेप्रिसिएशन ऑफ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करनी है हमने उस एसेट की उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जितना हम उसको यूज करेंगे। एक तो ये पॉलिसी पाई जाती है। ठीक है, दूसरी पॉलिसी क्या चीज़ है कि हमने इस यूज्ड वैल्यू के जहन से निकालते हुए हमने स्ट्रेट वे हमने ये देखना है कि इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल हमने उस एसेट को परचेज किया हमने उसके ऊपर पूरी मुकम्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है, मसलन आपने साल के आखिर में भी अगर आपने डेप्रिसिएशन उस एसेट को परचेज किया है तो आपने तब भी उस साल की पूरी डेप्रिसिएशन जो है वो उस साल को अपने चार्ज करनी है। ठीक है, और रिमेनिंग जो है वेयर एज इन द नेक्स्ट इन द ईयर ऑफ सेल नो डेप्रिसिएशन चार्ज। अब इसमें एक और चीज़ है कि जिस साल आप उस एसेट को बेचेंगे, चाहे आपने उसको साल के आखिर में बेचा यानी कि पूरा साल आपने उसको इस्तेमाल किया, लेकिन आपने क्या करना है उसको साल के आखिर में आपने सपोज बेच दिया। तो जब आपने साल के आखिर में बेच दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी, चार्ज नहीं करनी। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी पाई जाती है, यानी कि इसमें पहला इसमें पॉलिसी क्या है कि जिस साल फर्ज करें आपने एक एसेट को 1 दिसंबर को आपने खरीदा है और आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, तो आपने एक महीने की डेप्रिसिएशन पहली पॉलिसी के मुताबिक, ये जो फर्स्ट पॉलिसी हमारी है इसके मुताबिक आपने एक महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। लेकिन अगर आपका ये सेकंड पॉलिसी है, सेकंड पॉलिसी के मुताबिक अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो 1 दिसंबर को खरीदा हुआ जो एसेट है उसके ऊपर आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, आप ये नहीं देखेंगे कि ये तो एक महीना सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब आप इस एसेट को बेचेंगे, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, फर्ज करें आपने इसको दिसंबर में ही जाकर बेचा। ठीक है, 1 दिसंबर को बेच दिया या इसको 31 दिसंबर को जाकर आपने बेचा, या सपोज आपने 1-2 दिन पहले आपने फाइनेंशियल क्लोज होने से पहले बेचा, तो आपने उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपने उस पूरे मुकम्मल पीरियड की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं करनी। तो ये दो पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट की जाती हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या आप किस चीज़ के हवाले से जो है वो डिसीजन लेती है। दोनों के थोड़े जो है वो कह लें कि मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। ये कभी हम इंशाल्लाह फर्दर कभी जो फर्दर लेक्चर्स के अंदर कभी हम डिस्कस करेंगे।
तो अब हम ज़रा थोड़ा सा इन पॉलिसीज़ के मुताबिक हम ज़रा थोड़ा सा मज़ीद इसको समझते हैं। जैसे हम इसमें पहली जो हमारी पॉलिसी है, यदि आपने जो है फुल डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, मसलन आपने जैसे यहाँ पर 1 नवंबर को आपने एसेट जो है वो ख़रीदा है, 1 नवंबर को 11th मंथ में आ रहा है, ठीक है, 11th मंथ में आ रहा है, लेकिन आपने अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन देखें 10% इसको पूरे साल के ऊपर जो चार्ज की जा रही है, यानी कि 2001 से लेकर 2002 तक जितना डेप्रिसिएशन उसमें एसेट जो है वो इस्तेमाल हुआ वो मुकम्मल आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले ली। फिर उसके बाद उसकी रिटन डाउन वैल्यू हमारे पास 4,50,000 रुपये आई। अब उसके बाद जो है सेम उसके ऊपर 10% हम लेते जाएंगे, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर। तो ये इस तरीके से हम जो है इसके ऊपर जो भी आगे सेम जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम लेते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है जिस साल हमने फर्ज किया बेचना है, यहाँ पे 2004 में हमने इसको बेचा, तो इस साल हमने 0 डेप्रिसिएशन ले ली, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ यूज। अब ये हमारा जो फर्स्ट वाला मेथड है, ये फर्स्ट वाला मेथड कि जो यूज करने के हवाले से है। तो इसमें क्या चीज़ है कि पहले साल हमने जिस साल ख़रीदा इसमें हमने जितने साल उसको यूज़ किया, इसमें फ़र्ज़ करें हमने 4 महीने इस्तेमाल किया, ठीक है, तो 4 महीने की 8 महीने हमने इस्तेमाल किया, तो 8 महीने की डेप्रिसिएशन हमने इसमें कैलकुलेट कर ली। फिर उसके बाद अगले साल हमने मुकम्मल पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। फिर उससे अगले माह जब हम उसको बेचेंगे तो उसमें हमने 2 माह पहले समझे इसको बेचा है, तो इसमें 10 महीनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे 8 महीनों की हो रही है, यहाँ पे 10 महीनों की हो रही है, ठीक है। तो जितना हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले मेथड में उसकी मुताबिक उतनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और जो सेकंड पॉलिसी हमारी है उसके अंदर जो है हम इस चीज़ को देखते हैं कि पहले साल जो है जितनी हम उसको करते हैं तो पहले साल हम पूरी मुकम्मल डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, और अगले साल जो है जब हम उसको जब बेच रहे होते हैं तो उस साल हम 0 डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जब हम जिस साल हमने बेचा उस साल हमने 0 डेप्रिसिएशन ली, और जो फर्स्ट हमारी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है जितना हमने यूज़ किया, अगर यहाँ पे 8 महीने यूज़ किया तो 8 महीने, अगर 10 महीने यूज़ किया तो 10 महीने, ठीक है। तो ये एक इलस्ट्रेशन है, ये सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, पीछे वाली जो चीज़ें हैं उसी के मुताबिक है कि 2 लाख एक एसेट की वैल्यू है, उसको 5 साल उसकी यूज़फुल लाइफ है। स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक अगर हम करें तो 20,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है। सेल प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स उसकी 30,000 रुपये जो है उसमें है, ठीक है। तो इसको अगर हम कैसे करेंगे, ये देखें स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक सिंपल हमने हर साल जितनी डेप्रिसिएशन पहले साल कैलकुलेट की फार्मूले के मुताबिक वो हमने इसमें से उतनी माइनस करते जाना, ठीक है। एंड के ऊपर उसकी जो बुक वैल्यू बची थी वो 20,000 रुपये बची थी, लेकिन एसेट हमने 30,000 रुपये का बेचा, तो इस तरीके से हमारे पास 10,000 रुपये प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। दूसरा जो मेथड है सेम जो एग्जांपल को हम दूसरे मेथड के ऊपर अप्लाई करें तो इसमें हमने फार्मूला परसेंटेज एक निकाल ली, ठीक है। इस परसेंटेज के मुताबिक हमने उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो भी बचती थी यानी कि रिटन डाउन वैल्यू उसके ऊपर हम हर साल जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करते गए, ठीक है। अब उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन हमारी निकली वही डेप्रिसिएशन सेम उसके अंदर कैलकुलेट करते जाएंगे, और इसमें भी जो प्रॉफिट आएगा सेम वही पैटर्न ड्रॉप किया जाएगा कि जो रिटन डाउन वैल्यू जो हमारी बच गई उसमें से हम सेलिंग प्राइस में से हम जब हम उसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट मैंने कोशिश की है कि आपके साथ में फिक्स एसेट्स को एक डिटेल के साथ डिस्कस करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिक्स एसेट की को डिफाइन करने की कोशिश की, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन के टॉपिक को हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया, ठीक है। फिर भी अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे से डिस्कशन बोर्ड के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान से स्टडी करें,
जो इसके कंटेंट्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करें केयरफुल मैनर के अंदर, ठीक है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप उतना ही ज़्यादा आप लर्न करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।